हेलो स्टूडेंट्स। जो आर्थराइटिस का टॉपिक चल रहा है उसमें प्रीवियस वीडियोस में हम इसके 3 टाइप पढ़ चुके हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गॉट डिजीज़। इस वीडियो में हम इसका चौथा टाइप पढ़ेंगे, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इस कंडीशन की बात करें तो ये एक रेयर टाइप होता है आर्थराइटिस का, मीन्स बहुत कम देखने को मिलता है। अब ये कंडीशन होती क्या है? तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। क्रोनिक ऑटो इम्यून, क्रोनिक का मीन हो गया जो कंडीशन लंबे टाइम तक चले, और ऑटो इम्यून का मीन हो गया जिसमें इम्यूनिटी जो है बॉडी पार्ट्स को अटैक करने लग जाए। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, इसमें जो है इम्यूनिटी जो है क्रोनिक टाइम तक इन्फ्लामेशन कोज करती है। और कहाँ पे कोज करती है? वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम का मीन हो गया हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो जॉइंट पाए जाते हैं बोन्स के बीच में, उसमें यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स के अंदर। अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले अपन वर्टिब्रल कॉलम का थोड़ा बहुत एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो हम यहाँ वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स पाई जाती है और इनको रीजन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। शुरुआत की जो 7 बोन्स होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, नेक्स्ट वन 12 होती है जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, नेक्स्ट वन 5 होती है जो लंबर वर्टिब्रा होती है, नेक्स्ट वन सेक्रम एंड कोकिक्स रहती है। सेक्रम की बात करें तो सेक्रम और पेल्विक बोन का जो इलियम पार्ट होता है इन दोनों के बीच में एक जॉइंट भी पाया जाता है जिसको सेक्रो इलियक जॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम जो है पेल्विक बोन से जुड़ी हुई रहती है। तो ये बात हो गई नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, यानी ये ब्रॉड स्ट्रक्चर। अब बात करें यहाँ पे जॉइंट की, जो कि हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती है इनके बीच में जॉइंट पाए जाते हैं और 2 तरह के जॉइंट पाए जाते हैं जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पे जो पहला जॉइंट है वो तो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि आप ये जो ब्लू एरिया देख रहे हैं ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो डिफरेंट जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है उनके बीच में पाई जाती है। दूसरा जो जॉइंट यहाँ पे आता है वो है फैसेट जॉइंट, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। ये वाले जो है फैसेट जॉइंट है जो बोन्स के बीच में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में 2 तरह के जॉइंट पाए जाते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड फैसेट जॉइंट। तो यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन अकर होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन में, यहाँ पे इन्फ्लामेशन कहाँ होता है? एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क और एक फैसेट जॉइंट में। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो है आर्थराइटिस के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब इसके जो है अपन नोट्स को एक बार वापस से नज़र मार लेते हैं। तो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, तो ये एक रेयर टाइप है आर्थराइटिस का जिसके अंदर जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। आर्थराइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लाइक पेन एंड स्टिफनेस। और ये कहाँ देखने को मिलती है? वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स के अंदर। जो जॉइंट्स मैंने आपको बता दिए 2 तरह के जॉइंट होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क और एक फैसेट जॉइंट। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन बात करें इस टर्म की, तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो एंकिलोसिस वर्ड है इसका मीन होता है फ्यूज बोन्स। फ्यूज बोन्स का मतलब होता है कि बोन्स का जुड़ जाना। ठीक है, तो जैसा ये फ्यूज बोन क्या होती है, तो जैसा आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली ये जो डिफरेंट जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है ये एक दूसरे से अलग रहती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जब परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन रहता है, यानी बार बार जब इम्यूनिटी इन जॉइंट्स को अटैक करती रहती है, अटैक करती रहती है, अटैक करती रहती है, तो क्या होता है इनके बीच में जो ये बोन्स प्रेजेंट है इन बोन्स के अंदर ओसिफिकेशन होने लग जाता है। ओसिफिकेशन का मीन होता है यहाँ पे बोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है और बोन फॉर्मेशन की वजह से ये बोन्स एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाती है, इसलिए इसको एंकिलोसिस बोला है। एंकिलोसिस का मीन यहाँ पे है कि जो जॉइंट की जो बोन्स है ये एक दूसरे से जुड़ जाती है या फ्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें स्पॉन्डिलाइटिस का मीन क्या होता है, तो स्पॉन्डिलाइटिस का मीन होता है वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी की बोन्स में या जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, तो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? एक क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन कहाँ देखने को मिलता है? वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स के अंदर। इस कंडीशन को बैक थ्रू डिजीज़ भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से जो वर्टिब्रल कॉलम है या रीढ़ की हड्डी जो है वो आगे की तरफ
झुक जाती है या इंसान जो है आगे की तरफ झुक जाता है, जिसको बोलते हैं हंचबैक पोस्चर। अब हंचबैक पोस्चर क्या होता है, तो आप देखेंगे इस डायग्राम में हंचबैक पोस्चर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जैसा आप डिफरेंस देख रहे हैं। हेल्दी पोस्चर तो सिर्फ बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन हंचबैक पोस्चर में क्या हो रहा है, जो वर्टिबल कॉलम है वो आगे की तरफ बेंड हो रही है, आगे की तरफ झुक रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसको बैक डिजीज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो वर्टिबल कॉलम है वो आगे की तरफ झुक जाता है और कैसा पोस्चर हो जाता है पर्सन का या पेशेंट का, हंचबैक पोस्चर। ओके, नेक्स्ट वन अब बात करें इसकी कॉजेज़ की, तो मेनली ये कंडीशन की जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, यानी कि पता नहीं है, लेकिन रिसर्च स्टडीज़ में ये पता लगा है कि इस कंडीशन के पीछे जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक यहाँ पे एक जेनेटिक फैक्टर या जीन आता है जिसका नाम है HLA-B27। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये जो जीन होता है ये नॉर्मल क्राइटेरिया में क्या फंक्शन करता है, ये नॉर्मल कंडीशन में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हेल्दी सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन को बताता है। किन को बताता है? WBCs को या वाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है। तो वापस से रिपीट करता हूँ, इस कंडीशन में क्या है कि एक जीन की जो है एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। ये जीन नॉर्मल कंडीशन में जो है WBCs को डिफ्रेंशिएशन करके बताता है किन के बीच में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेल्दी सेल्स के बीच में। लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन में क्या होता है, ये जीन एल्टर हो जाता है या एबनॉर्मल हो जाता है, जिस वजह से जो है ये WBCs को सही मैसेज नहीं दे पाता है, और सही मैसेज नहीं दे पाता है जिस वजह से हमारी बॉडी की WBCs या इम्यूनिटी जो है बॉडी के जॉइंट्स को, जो वर्टिबल कॉलम में पाए जाते हैं, उन जॉइंट्स को एंटीजन समझने लग जाती है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन अकर हो जाता है, ठीक है। समझ गए? वापस से एक बार समझा देता हूँ। इसकी जो कोज है, मेन जीन इसमें रिस्पॉन्सिबल पाया गया है स्टडीज़ में HLA-B27। नॉर्मली ये जीन क्या करता है, WBCs को डिफ्रेंशिएशन करके बताता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेल्दी सेल्स के बीच में। लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन में क्या होता है, ये HLA-B27 जो जीन है इसमें म्यूटेशन रहता है। म्यूटेशन की वजह से ये WBCs को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से WBCs या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बॉडी के जॉइंट्स को जो है, या जो वर्टिबल कॉलम में जो जॉइंट्स प्रेजेंट है उनको जो है एंटीजन मान लेती है और उनको अटैक करने लग जाती है। इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन आकर होता है। नेक्स्ट मतलब रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जेंडर इसमें रिस्क फैक्टर हो सकता है। मेनली ये कंडीशन मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। एज की बात करें तो मोस्टली केसेस जो है या 80% जो केसेस है इस कंडीशन के, वो 30 साल से पहले ही देखने को मिलते हैं, यानी यंग एज में या कम एज में ही ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो भी रिस्क फैक्टर्स है, यानी कि जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से होता क्या है, जो ये जीन है HLA-B27, ये जीन जो है इम्यूनिटी को अल्टर कर देता है, यानी गलत मैसेज देता है इम्यूनिटी को, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बॉडी के जॉइंट्स को, जो जॉइंट्स वर्टिबल कॉलम में रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट है, उन जॉइंट्स को इम्यूनिटी अटैक करने लग जाती है एंटीजन समझ के, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये जो इन्फ्लामेशन रहता है वो अगर परसिस्टेंट रहता है, यानी कंटिन्यूस रहता है लंबे टाइम तक या क्रोनिक टाइम तक, तो उस वजह से यहाँ पे जो स्पाइनल बोन्स है वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाती है या वहाँ पे ओसिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आर्थराइटिस या इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। नेक्स्ट वन अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेशेंट में पेन और स्टिफनेस देखने को मिलता है जॉइंट्स के अंदर। मेनली कौन कौन से जॉइंट्स हो गए, सबसे पहला तो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स हो गए, इसके अलावा अदर जॉइंट्स में भी पेन और स्टिफनेस यहाँ देखने को मिल सकती है, लाइक लोअर बैक, शोल्डर, रिब केज, थाइज, हील्स, बटक्स, हैंड्स, हिप्स एंड फीट, यानी कि पैर। तो इन जॉइंट्स, सभी जॉइंट्स में जो है इन्फ्लामेशन, पेन एंड स्टिफनेस देखने को मिल सकती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। इसके अलावा पेशेंट में और भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, लाइक जो पेन होता है इस कंडीशन में वो ज़्यादा वर्स हो जाता है या ज़्यादा होने लग जाता है सुबह को, यानी मॉर्निंग में जब पेशेंट सोकर उठता है उस टाइम पेन ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जब पेशेंट ज़्यादा टाइम तक बैठे रह जाता है एक जगह पे, उस वजह से भी पेन ज़्यादा देखने को
मिल सकता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो स्पाइन होती है वो रिजिड हो जाती है, जैसा वहाँ पे ओसिफिकेशन और इन्फ्लामेशन की वजह से जो है स्पाइन रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है या जो वर्टिब्रल कॉलम है वो आगे की तरफ झुक जाता है, पेशेंट आगे की तरफ झुक जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हंचबैक पोस्चर। नेक्स्ट वन, इसमें और भी कंडीशंस देखने को मिल सकती है, लाइक टायर्डनेस रहेगी पेशेंट में, फैटिगनेस जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ फीवर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो है पेशेंट को डीप ब्रीथ लेने में भी दिक्कतें आएगी, यानी कि पेशेंट ज़्यादा गहरी सांस नहीं ले पाएगा। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि जैसे ही पेशेंट आगे की तरफ झुक जाता है तो उस वजह से क्या होता है, लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है या डिस्निया लाइक सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब इसमें डायग्नोस्टिक की बात करें तो इसमें पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। स्पेशली फैमिली हिस्ट्री को यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन या I2 एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन को के सिम्टम्स को हम देखेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पे इमेजिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, लाइक एक्सरे, MRI। एक्सरे में अपन देखें तो यहाँ पे किस तरह का जो है विजुअलाइजेशन होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से जो है बम्बू लाइक स्पाइन देखने को मिलेगी। बम्बू आप जानते ही हैं, बम्बू जैसी यहाँ पे स्पाइन का शेप देखने को मिलेगा एक्सरे के अंदर। ये ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो बोन्स है इनके बीच में ओसिफिकेशन हो गया है, या ये बोन्स एक दूसरे से फ्यूज़ हो गई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंकीलोसिस। ठीक है। नेक्स्ट वन, बात करें इसमें अदर डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट या जेनेटिक टेस्ट भी करेंगे, किस जीन का पता लगाने के लिए, HLA-B27 जीन, जो कि इस कंडीशन को कोज करने में मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट वन, अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसका मेन गोल यही होता है कि इसमें जो पेन हो रहा है, जो स्टिफनेस हो रही है, इस तरह के जो सिम्टम्स अपियर हो रहे हैं उनको रोका जा सके या कम किया जा सके। तो इस कंडीशंस को कम करने के लिए, सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए यहाँ पे मेडिकेशंस देते हैं, लाइक आप देख रहे हैं सबसे पहली है NSAIDs, जो कि है नेप्रोक्सेन या आइबुप्रोफेन। इस तरह की ड्रग्स जो है पेशेंट को दे सकते हैं, लाइक पेन और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। अगर NSAIDs यहाँ पे हेल्पफुल नहीं है, यानी ये काम नहीं आ रही है, इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है, तो डॉक्टर जो है अदर ड्रग्स यहाँ पे सजेस्ट करता है, लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ब्लोकर ड्रग्स या इंटरल्यूकिन 17 इनिबिटर्स। अभी ड्रग्स क्या होती है, तो जैसा आप ये नाम देख रहे हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 17, ये दोनों जो नाम है, ये दोनों एक तरह के केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ड्रग्स क्या करती है, इन दोनों केमिकल मीडिएटर्स को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर TNF ब्लॉकर्स की बात करें तो इसमें ड्रग्स आती है एडालीमुमाब, गोलीमुबाब, इटानरसेप्ट एंड इन्फ्लिक्जीमैब। तो इस तरह की ड्रग यहाँ पे दे सकते हैं। सेकंड वन जो कैटेगरी है वो है IL-17 यानी इंटरल्यूकिन 17 इनिबिटर्स। इसमें आती है सेक्युकिनुमाब एंड इक्सिक्यूजुमाब। इस तरह की ड्रग्स जो है ये भी यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसके बाद इसमें अदर थेरेपीज़ भी यूज़ आ सकती है, लाइक फिजिकल थेरेपी यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं, लाइक ROM एक्सरसाइज। ROM एक्सरसाइज की फुल फॉर्म होती है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, यानी पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे तो इससे भी पेशेंट को मूवमेंट करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे पेशेंट को अच्छी नींद लेनी यानी अच्छा सा सोना है, और दूसरा जो है अपनी वॉकिंग पोजीशन जो है उसको भी प्रॉपर रखना है, सीधे होकर चलना है, अच्छे से चलना है। तो इन सभी थेरेपीज़ का यूज़ करके पेशेंट जो है अपने सिम्टम्स को रिलीव कर सकता है। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।